and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good afternoon to all of you. I welcome you all to the session of Vocab Master One Stop Solution और आज है 15 जून 2023 and we are back sharp at 12:30 with our session and I wish you all a very good afternoon. जैसा कि आप सब और हम जानते हैं कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा आपकी जनरल इंग्लिश और वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन ऑफ वोकैब मास्टर विद आवर टॉप 10 वोकैबुलरी। बट उससे पहले देखेंगे कि आज के हमारे सेशन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। बट उससे पहले जितने भी लोग चैनल में न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन विद the topics that we are gonna cover। तो देखते हैं क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एज यूजुअल हमारे एग्जाम बेस्ड वर्ड्स की विद देयर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, टेस्ट योर नॉलेज, एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स और लास्ट में होगा रीडिंग स्किल जिसमें मैं आपको दूंगी एक इम्पॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन और टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम पैरा जंबल या रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम इस सेक्शन को अपडेट करेंगे, चीजों को जानते जाएंगे ताकि और चीजें हम सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। वर्ड्स विद पिक्चर, क्यों? क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वर्ड्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझें। शुरू करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का फर्स्ट वर्ड एंड हियर इट गोज। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है अंडरगर्ड। ठीक है, अंडरगर्ड हमारा फर्स्ट वर्ड है और अंडरगर्ड का मतलब क्या होता है पहले पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्लियरली पिक्चर बता रही है, क्या कह रही है? सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। सपोर्ट करना यानी किसी को पुश करना, किसी को समर्थन करना, किसी के काम में अगर उसे आप हेल्प कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं तो उसे हम सपोर्ट के नाम से जानते हैं। अंडरगर्ड भी बहुत हद तक वैसा ही वर्ड है। क्या मीनिंग होता है अंडरगर्ड का समझते हैं। टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और सपोर्ट फॉर समथिंग, टू रीइंफोर्स और स्ट्रेंथन समथिंग। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को और ताकत देना या उसको ताकतवर बनाना। तो किसी चीज को ताकत देने की बात हो रही है, ताकतवर बनाने की बात हो रही है, या किसी चीज के फाउंडेशन यानी किसी चीज की नींव को और स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, जैसे आपसे कोई बात पूछी गई, आपने उसका आंसर दिया, उसके बाद आपने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के साथ अपनी बात को क्या किया? अंडरगर्ड कर दिया, सब्सटैंशिएट कर दिया, उस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग कह सकते हैं बातें कहीं अगर उसकी हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडरगर्ड, जिसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप समर्थन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स जान लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? किसी को बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना या फोर्टिफाई करना। अब इनमें से बोल्स्टर और फोर्टिफाई ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो बोल्स्टर करने का मतलब क्या होता है? किसी को बोल्ड बनाना आप कह सकते हो। किसी की बात को सपोर्ट करने के लिए आप अगर उसका समर्थन कर रहे हो तो उसके लिए बोल्स्टर वर्ड यूज होगा। फोर्टिफाई, किसी चीज को मजबूत बनाना। फोर्टिफाई वर्ड बनता है फ्रॉम द वर्ड फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है किला। पहले जो किले बनते थे वो कैसे बनते थे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत बनते थे। तो फोर्टिफाई का मतलब भी होता है किसी को या किसी चीज को मजबूत करना। एंड सिमिलर मीनिंग गोज विद द वर्ड अंडरगर्ड, किसी चीज को या किसी को समर्थन देना, उसे पुश देना ताकि वो और अच्छे से काम को कर सके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अंडरमाइन करना, वीकेंड करना, डिस्टेबलाइज करना या सैबोटाज करना। अब देखिए, किसी चीज का पुश देना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आप उसे पुश नहीं दे रहे, आप उसे पीछे की तरफ खींच रहे हैं। अंडरमाइन करना यानी उस चीज को धीरे धीरे वीक करना, है ना? जैसे दीमक होती है, क्या करती है? धीरे धीरे चीजों को वीक करती जाती है। तो वैसे अगर आप किसी की बात
को हमेशा नेगेटिव लेके जा रहे हैं, तो वो क्या है, आप उसकी बात को वीकेन कर रहे हैं। मान लीजिए आप प्रिपरेशन के फेज में हैं और आपको कोई रोज पुश कर रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम और मेहनत करो, पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो आपका समर्थन कर रहा है, अंडरगर्ड कहेंगे। लेकिन उसी जगह कोई ऐसा है जो रोज आपको डिमोटिवेट करे, ऐसे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये एसेट नहीं हो सकते कभी भी आपकी लाइफ का, ये हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको वीकेंड कर रहे हैं, है ना, आपके कह सकते हैं विल पावर को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रहने दे रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे, सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंड क्लियरली वी कैन से कि अंडरगर्ड क्या है, एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, सारे सिनोनिम्स की टोन पॉजिटिव है और सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन कैसी है, सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस कहता है द टीम्स सक्सेस इज अंडरगर्डेड बाय देयर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड डेडिकेशन। यानी टीम की जो जीत हुई है, टीम ने जो सक्सेस हासिल की है, वो किस बात से सपोर्टेड है, वो सपोर्टेड है उनकी बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से। जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाया है उसी का रिजल्ट है ना, उसी का रिजल्ट है कि उन्हें सक्सेस मिली है। तो टीम की सक्सेस को किसने सपोर्ट किया, उनकी मेहनत, लगन और हार्डवर्क ने। इसी तरीके से अगर आप भी मेहनत करें तो आपको भी आपके फ्यूचर एंडेवर्स में सक्सेस जरूर मिलेगी, कोई भी इस चीज से आपको रोक नहीं पाएगा। बस क्या है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कंटिन्यूअसली रिगरसली आप कह सकते हैं आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़े टाइम सारी चीजें अगर आप सैक्रिफाइस कर दें तो लाइफ लॉन्ग शायद आपको कभी कुछ और सैक्रिफाइस करने की जरूरत ना पड़े। ये तो मैं मानूंगी कि लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजों में सिक्योरिटी हो, कुछ एरियाज हो, करियर हो जो सिक्योर हो, तो बहुत हद तक उन डिफिकल्टीज से फाइट करने की हिम्मत मिल जाती है। और कहीं ना कहीं आप ये रहते हैं कि एक पार्ट तो है लाइफ का जो सिक्योर है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी अगर मेहनत कर लेंगे तो आने वाले टाइम में चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपाउंड। मुझे जल्दी से बताइए कि इस इमेज में ये पर्सन क्या कर रहा है। जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे कि इस इमेज में ये पर्सन क्या करता हुआ दिख रहा है। कुछ कह रहा है आर ऑफर, इंक्रीज रेवेन्यू, फिर कह रहा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ग्रेट सर्विसिंग, कुछ कुछ ऐसा बता रहा है। क्या मतलब है ऑफ द वर्ड एक्सपाउंड, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। चलिए समझते हैं। तो एक्सपाउंड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, प्रस्तुत करना। जैसे मैं आपके सामने वो कैब मास्टर का शो डेली बेसिस पे 12:30 बजे क्या करती हूँ, एक्सपाउंड करती हूँ। एक डिटेल्ड, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके आती हूँ, जहां आपको वर्ड मिलता है, सिनोनिम मिलता है, एंटोनिम मिलता है, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन हिंदी मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलता है, उसके अलावा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, रीडिंग स्किल की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये मैं इस पूरी क्लास को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सपाउंड कर रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर ये पर्सन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लोगों के सामने प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी बात को रख रहा है। तो कभी भी अगर आप किसी बात को रख रहे हैं, प्रेजेंटेशन की बात करें, किसी के सामने दिखा रहे हैं, तो उसे एक्सपाउंड करना कहते हैं। क्योंकि एक्शन की बात हो रही है तो पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन और थ्योरी और आइडिया, कोई थ्योरी है, कोई आइडिया है, कोई चैप्टर है, कोई व्यू पॉइंट है, उसे बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से या फिर इन डिटेल कह सकते हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्सपाउंड करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कोई डील होनी हो, कोई टेंडर मिलना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बहुत प्रॉपरली प्रेजेंटेशन को दिया जाता है, बहुत ही प्रॉपरली उसे एक्सपाउंड किया जाता है, ताकि जो भी क्लाइंट्स हैं वो आपको टेंडर दें, वो आपको ऑर्डर दें, आपकी जो डील है वो सील हो जाए। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस करना, अपनी बात को सामने रखना, वॉइस करना, वॉइस का मतलब है टू बी वोकल अबाउट इट, अपनी बात को कहना। टू स्टेट, स्टेट बनता है फ्रॉम द वर्ड स्टेटमेंट। टू स्टेट का मतलब ये हो गया टू अजर्ट या फिर टू पुट फॉरवर्ड। अजर्ट भी हो सकता है, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ कहना, या फिर पुट फॉरवर्ड, किसी के सामने प्रेजेंट करना, रखना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड एक्सपाउंड। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो द पर्पस ऑफ द ऑथर्स सेकेंड बुक
is to expound the philosophical theories he proposed in his first work. यानी ऑथर का जो पर्पस था दूसरी बुक को पब्लिश करवाने का, वो क्या था कि जो पहली बुक की फिलोसफिकल थ्योरीज हैं उसे वो एक्सपाउंड कर सके, प्रेजेंट कर सके, बता सके। तो थ्योरीज को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें सेकेंड बुक की जरूरत पड़ी। कई ऑथर्स ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट में कुछ चीजें इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं ताकि जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, उनके अंदर क्या रहे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहे हर वक्त। और जैसे ही वो सेकेंड बुक, सेकेंड सीरीज या कंटिन्यूएशन में सीरीज आती है, हर ऑडियंस क्या रहती है, ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है उन चीजों को देखने के लिए, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो एक्सपाउंड का मतलब हो गया व्यू पॉइंट को, चीजों को एक्सप्रेस करना। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द थर्ड वर्ड इज ऑस्टेंसिबल। आपको जल्दी से मुझे बताना है कि ऑस्टेंसिबल वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा। एवरीवन, क्या हो जाएगा द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबल? चलिए समझते हैं। तो ऑस्टेंसिबल जैसे यहाँ लिखा भी है, सीमिंग टू बी ट्रू और रियल बट नॉट नेसेसरली ट्रू और रियल, यानी जरूरी नहीं, कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही जरूरी नहीं कि चीजें आपको जैसी दिख रही हो हमेशा चीजें बिल्कुल वैसी ही हो, चीजें अलग भी हो सकती हैं। स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो, हो सकता है कि आपको सामने सामने लग रहा हो ये सारी बातें सच है, बट जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सच हो। जैसे कि फ्रॉड होते हैं आजकल, ठीक है, तो बहुत टाइप के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। सिर्फ आप कॉल पे रहिए आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, कुछ और चीजें करिए फ्रॉड हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि सामने सामने कई बार आपको एक पल में लगता है कि ये सारी चीजें सच है, बट बाद में पता चलता है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं था, सब कुछ झूठ था। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब है जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। स्टेटेड और अपियरिंग टू बी ट्रू, दिख रहा है कि सच है, बट नॉट नेसेसरली सो, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो आपको दिख रही है वो सच ही हो। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। कोई चीज अपारेंट है, कैसी दिख रही है उसकी बात कर रहे हैं। सीमिंग है, सपोज्ड है, अंदाजन कैसी है, अलीग्ड है या परसीव्ड है, यानी परसेप्शन है, कहते हैं ना ये तो आपका परसेप्शन है, यानी आपका नजरिया है, जरूरी नहीं कि हमेशा जैसा आप सोचे वो सही ही हो, वो गलत भी हो सकता है। और हमें हमेशा कह सकते हैं बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने ओपिनियंस के साथ। ठीक है, हाँ अगर आप सही हैं तो सही है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज को मल्टी डायमेंशनल व्यू से देखना चाहिए, एक व्यू से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोई ऐसी चीज नहीं है, जो चीज दिख रही है वही है, मीन्स कोई चीज एक्चुअल है, जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है, ट्रू है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबल। तो ऑस्टेंसिबल वर्ड का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज जो दिख तो रही है कि सच है, बट जरूरी नहीं कि सच हो, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि वो गलत या झूठी ही होगी। ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएंगे कोई ऐसी चीज जो रियल है, जेन्युइन है, एक्चुअल है या फिर ऑथेंटिक है। सेंटेंस देख लेते हैं। His ostensible reason for being late was traffic, but in reality he just overslept. यानी जो उसका ostensible reason था, यानी कि सच दिख तो रहा था लेकिन सच नहीं था, उसने क्या बोला कि उसे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। रियलिटी ये थी कि वो ओवरस्लेप्ट, यानी वो ज्यादा देर तक सो गया था, इस वजह से वो टाइम से नहीं आ सका, वो लेट हो गया। तो यानी वो बता कुछ और रहा है पर सच्चाई कुछ और ही है। दैट इज द एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड ऑस्टेंसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, जल्दी से मुझे बताएंगे कि इस इमेज को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है। सभी के सभी आंसर करेंगे जल्दी से। कि सक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, अपने आप में काफी लेंदी सा वर्ड है। कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि मैम वर्ड्स ना प्रोनाउंस नहीं होते, बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो डिवाइड करके बोलिए। ठीक है, ससेप्टेबल, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी, टिबल बोल दिया, टिबिलिटी आगे लगा दो, तो सक्सेप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी से आप बताएंगे कि इस इमेज में क्या दिख रहा है। कई बार ये वर्ड भी एक टंग ट्विस्टर की तरह हो सकता है। ठीक है, तो आप बताएंगे सक्सेप्टेबिलिटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है और इस इमेज को देख के क्या समझ आया। जल्दी जल्दी सभी आंसर कर देंगे एवरीवन, जल्दी से मुझे बता देंगे कि सक्सेप्टेबिलिटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए, तो अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। ससेप्टेबिलिटी वर्ड की बात समझते हैं। जैसे इस इमेज में देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस लड़की को पक्का कोल्ड एंड कफ हुआ है ना? क्योंकि जिस तरीके से ये स्नीज कर रही है, जिस तरीके से ये टिश्यू का यूज कर रही है, क्लियरली दिख रहा है, जिस तरीके से इसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ऐसा दिख रहा है कि ये बीमार है। तो कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान ली बीमारी की अगर हम बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। सबके साथ अलग-अलग है। कुछ को धूल से एलर्जी होती है ना? कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी वीक पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी के से मिलता-जुलता वर्ड है ससेप्टेबिलिटी। स्टेट, क्योंकि बिलिटी जितने भी ITY वाले वर्ड्स होते हैं वो भी नाउन होते हैं, ION वाले वर्ड नाउन होते हैं, जितने वर्ड्स नेस NESS पे एंड होते हैं वो भी नाउन होते हैं। ठीक है? हैप्पीनेस, सैडनेस, इसकी बात करें तो ये भी नाउन है। ठीक है? आप अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ION आ रहा है ना, तो वो भी नाउन है। ससेप्टेबिलिटी ITY आ रहा है तो ये भी नाउन है। स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग लाइकली और लायबल टू बी इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग। दैट मीन्स आप ऐसी सिचुएशन में हैं या आप ऐसे हैं कि आपके ऊपर कोई भी चीज बहुत जल्दी असर कर जाती है, बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा जाती है, आप क्या होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या उस चीज से हार्म हो जाते हैं। तो यानी आप कैसे हैं, थोड़े से वीक हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है कि आपके ऊपर कोई भी चीज बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट डाल देती है, बहुत जल्दी अपना असर छोड़ जाती है, तो वो हो जाएगी ससेप्टेबिलिटी। ठीक है? आगे समझते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल हैं आप। वल्नरेबल का मतलब भी होता है कि आप कैसे हैं, आप वीक हैं। तो यहाँ पे वीकनेस की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है, वीकनेस की बात की जा रही है। सेंसिटिविटी है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं किसी चीज के लिए। रिसेप्टिवनेस, रिसीव बहुत जल्दी कर लेते हैं। रिसेप्टिव होने का मतलब, देखो रिसेप्टिव होने के दो मतलब होते हैं। एक होता है कि आप बहुत रिसेप्टिव है नेचर, मतलब किसी की भी सलाह को सुन लेते हैं, सराह देते हैं। दूसरा मतलब होता है रिसेप्टिवनेस का कि आप किसी चीज को बहुत इजीली रिसीव कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी हार्मफुल चीज को, किसी भी चीज से बहुत जल्दी हार्म हो जाते हैं, उसे रिसीव कर लेते हैं, तो उसके लिए भी रिसेप्टिवनेस वर्ड का यूज करेंगे। अगेन देखिएगा, दो वर्ड्स हैं जो ITY पे एंड हो रहे हैं, ये भी नाउन है, और एक वर्ड है जो नेस, रिसेप्टिवनेस, नेस पे एंड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। एंटोनिम्स देखते हैं। आप बहुत जल्दी किसी भी चीज से बीमार नहीं होते, कोई भी चीज हो आप उससे क्या कर लेते हैं, बहुत इजीली फाइट कर लेते हैं, आपके ऊपर वो चीज उतनी जल्दी आपको हार्म नहीं करती। दैट मीन्स आप इम्यून है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है? आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी चीज बहुत जल्दी या बहुत आसानी से अपना नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है? रेजिस्टेंस, ये वर्ड हमने परसों डिस्कस किया था, दैट इज रेजिस्टेंस। एक होता है करंट वाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना किसी चीज को, किसी चीज को अपने तक ना पहुंचने देना, या किसी चीज को रोकने, रिस्ट्रेन की बात करें तो रेजिस्टेंस है आपके अंदर। दैट मीन्स कोई बीमारी अगर आती है तो रोक लेते हैं आप, वो आपके ऊपर उतना ज्यादा कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट नहीं डालती है, तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। या फिर आप इनसक्सेप्टेबल हो, इनसक्सेप्टेबिलिटी यानी आप उतने ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो, ओवर सेंसिटिव नहीं हो, आपके ऊपर चीजें बहुत जल्दी प्रभाव नहीं डालती हैं। अगर इसकी हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एंटोनिम हो जाएगा ऑफ द वर्ड इनसक्सेप्टेबिलिटी। अब देखिए, इनकी बात करें यहाँ पर तो ये सारे जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। वीक होना वैसे नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ तो बॉडी की बात की जा रही है ना, कोई बीमार है, वीक है, तो ये नेगेटिव चीज तो नहीं है। ठीक है? ये एक सिचुएशन है जिसमें इंसान कॉट है कि किसी को बहुत जल्दी असर कर जाती है, किसी को नहीं। किसी का इम्यून सिस्टम, घर ही में देख लीजिए, पूरी फैमिली होती है, कुछ क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं हमारी फैमिली में, हमारे ग्रैंड मदर्स हो गए, हमारे ग्रैंड फादर्स हो गए, है ना, बहुत छोटे बच्चे हो गए, तो उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो ससेप्टेबल होते हैं। थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, थोड़ा सा गर्म ठंडा होता है, वो कैसे हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो यानी वो वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स दैट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस। सम पीपल हैव अ हाई ससेप्टेबिलिटी टू कोल्ड्स एंड कफ्स देन अदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी उनको जल्दी कोल्ड और कफ क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, एज कंपेयर टू अदर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस लड़की के साथ है। देखो ये अभी तक टिश्यूज यूज कर रही है, एंड द स्पेशल थिंग
तो यहाँ हमने समझा द वर्ड सक्सेप्टेबिलिटी। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बिहोव। आपको बताना है कि इस इमेज को देखकर आपको क्या पर्टिकुलर चीजें समझ आ रही, कुछ ना कुछ ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है। और आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में कितने लोग हैं जो सच में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ चालान के डर से नहीं, सेफ्टी के लिए फॉलो करते हैं। जल्दी से बताइए एवरीवन। समझते हैं इस वर्ड बिहोव को। तब तक बिहोव यानी कोई चीज क्या है, बहुत उपयुक्त है, बहुत ही ज्यादा उचित है, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है। टू बी अप्रोप्रिएट, नेसेसरी और एडवांटेजियस फॉर समवन टू डू समथिंग, इट इज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समवन टू डू समथिंग। कुछ करने की जिम्मेदारी होना, ठीक है, कुछ काम करना, लेकिन कैसे, जिम्मेदारी से। एक्शन की बात करें तो फिर से पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। कोई चीज कैसी है, बहुत उपयुक्त है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने की बात करें तो उसे हम कहेंगे बिहोव। वर्ब के अलावा भी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है। आगे बात करें तो जैसा कि हमें इस इमेज में दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल दिखता है, स्टॉप दिखता है, स्लो दिखता है, कैसे फुटपाथ पे चलना है ये दिखता है। तो ये क्या है, ये कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो अप्रोप्रिएट है, एकदम प्रॉपर है और नेसेसरी है, जरूरी भी है, हमारे लिए ही एडवांटेजेस है, हमारे लिए ही बेटर है कि ये हमें बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सक्सेप्टेबल नहीं बनाता है, टू व्हाट, वल्नरेबल नहीं बनाता है टुवर्ड्स एक्सीडेंट और एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। किसी भी परेशानी से, किसी भी एक्सीडेंट होने के खतरे को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें फॉलो करा करें। तो बिहोव का मतलब है कोई चीज एकदम प्रॉपर है, एकदम अप्रोप्रिएट है और इसीलिए हमें उसको जरूर जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो कोई चीज बी फिट है यानी बी फिटिंग है, सही है, एकदम बढ़िया है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट करती है, फिट बैठती है, बेनिफिट करे या फिर आपको एडवांटेज दे, हर तौर से एकदम अप्रोप्रिएट है और आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई चीज, सिनोनिम्स क्या हो गए, बी फिट, सूट, फिट, बेनिफिट या एडवांटेज। एंटोनिम्स की बात करें, कोई चीज मिसफिट है यानी मिसिंग है, कोई चीज फिट सही नहीं बैठ रही। बी अनसूटेबल, कोई चीज सूटेबल नहीं है या अनफिटिंग है। जैसे कपड़े होते हैं ना, कई बार फिटिंग नहीं आती है, एकदम फिट नहीं होते हैं, तो वो चीजें क्या है, वो चीज मिसफिट कर रही है, सूटेबल नहीं है, अनफिटिंग है। तो यानी कोई ऐसी चीज जो काम की भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है और सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल नहीं बैठ रही। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे लिखा है बोर्ड की 30 से ऊपर स्पीड नहीं करनी, लेकिन अगर आप 40 करे दे रहे हो, 50 करे दे रहे हो, तो वो क्या है, वो अनफिटिंग है, वो अनसूटेबल है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जरूरी नहीं है और कहीं ना कहीं वो आपको डिसएडवांटेज देगी, रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व कर देगी। ठीक है, सेंटेंस की बात करें तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट बिहोव्स अस, है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स को एंड कीप द स्ट्रीट्स सेफ फॉर एवरीवन। जितनी भी सड़कें हैं उन्हें सबके लिए सेफ बनाएं, क्योंकि याद रखिए आपकी रैश ड्राइविंग आपके लिए भी खतरनाक है, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। एक्चुअल में जब आप रोड पे चलते हो या ड्राइव करते हो, राइड करते हो, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के ही नहीं, दूसरों की लाइफ के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आपकी एक गलती से आपको तो नुकसान होगा ही, दूसरों को भी नुकसान हो सकता है और ये सबके साथ है। तो बहुत जरूरी है कि हर कोई ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप खुद कभी कैलकुलेट करके देखना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है थोड़ी सी रैश ड्राइविंग और थोड़ी थोड़ी सी इकोनॉमिक यानी नॉर्मल स्पीड में, लेकिन वो आपका रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो आपको हमेशा सेफ लिमिट के अंदर ही ड्राइव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज लैम्बेंट। जैसे कि यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है और कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा चमकीला है, ये कैसा दिख रहा है, चमकीला तो है, बोल भी सकते हैं कि लैम्बर्ट है, लेकिन एक अलग तरह का चमकीला। एक होता है चमकीला जैसा, क्या होता है, ग्लिटर जैसा होता है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, ब्लिंक करता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है, गॉडी सा होता है। और एक चमक होती है जो बहुत ही शांत होती है, सूदिंग होती है, जैसे कैसी, जैसे चांद की चमक होती है, कैसी होती है, एकदम शांत होती है। तारों की चमक होती है, एकदम शांत होती है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होती कि आपको चुभे आंखों में, बहुत ही प्लीजेंट सी होती है। तो लैम्बेंट का मतलब भी होता है चमकीला, लेकिन कैसा चमकीला, कोई ऐसी चीज जो कैसी हो, काफी काम हो, काफी सूदिंग सी हो।
ग्लोइंग, ग्लीमिंग और फ्लिकरिंग विद अ सॉफ्ट रेडियंस, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत ही धीमी धीमी सी क्या हो, धीमी धीमी सी रेडियंस हो, कोई चीज जो ग्लो कर रही हो, शाइन कर रही हो या फ्लिकर कर रही हो। तो कोई ऐसी चीज जो शाइनी सी हो लेकिन बहुत ही गॉडी सी नहीं, ऐसी नहीं कि आंखों को चुभे, ऐसी जो आंखों को क्या करे, एकदम सूद करे, एकदम शांत करे, ऐसी चीजों की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द वर्ड लैम्बेंट। क्योंकि किसी चीज की क्वालिटी की बात करें हैं, और जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं किसी नाउन के, तो वो क्या हो जाता है, वो एग्जेक्टिव हो जाता है। अच्छा, कई बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैम नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एग्जेक्टिव क्या है। ऑल्दो आप डिटेल में जानते हो, किसी भी नेमिंग वर्ड की आप बात कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, तो वो नाउन हो जाएगा। किसी भी एक्शन की बात करो तो वो वर्ब हो जाएगा। और नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या हो जाएंगे, एग्जेक्टिव हो जाएंगे। तो मैंने कहा ब्राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसकी क्वालिटी बताने वाला वर्ड हो गया ब्राइट, तो ब्राइट क्या हो जाएगा, एक एग्जेक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल भी यहाँ पर एग्जेक्टिव की तरह रोल प्ले करेगा। आगे समझते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ग्लोइंग है, बहुत रेडियंट है, शाइनिंग है, फ्लिकरिंग है, शिमरिंग है या फिर स्पार्कलिंग है, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे लैम्बेंट के ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कोई चीज बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, बहुत ज्यादा शिमर कर रही है, उसके अंदर एक स्पार्क है, एक ग्लो है, देन ऑल ऑफ दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लैम्बेंट। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ही डल है, बहुत ही डार्क है, उसके अंदर शाइन तो छोड़ो, लाइट और ब्राइटनेस ही नहीं है, तो वो सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। कोई चीज डल है, डार्क है, ग्लूमी है। अब ध्यान रखिएगा, ग्लूमी वर्ड को हम सैडनेस के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज कैसी है, कोई चीज ग्रेइश है, डार्क है, यानी उसके अंदर लाइट और ब्राइटनेस नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड लैम्बेंट। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो द मून कास्ट अ लैम्बेंट ग्लो ऑन द लेक क्रिएटिंग अ पीसफुल एंड सेरीन एटमॉस्फेयर। जैसे रात में आप देखिए झील का कहीं पानी हो, बहुत सुंदर सा नजारा हो और चांद निकला हो, तो चांद का जो रिफ्लेक्शन आता है पानी में वो बहुत ही खूबसूरत होता है। बिल्कुल वैसे ही कहा गया है कि मून की जो रोशनी है वो जब लेक पे पड़ रही है, लेक के पानी पे पड़ रही है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक बहुत ही शांत सा अच्छा सा एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है। तो जितना सुंदर सुबह का सूरज होता है उतनी ही सुंदर शाम की रात भी होती है, अगर आप इस तरीके के एटमॉस्फेयर, इस तरह की सीनरी के आसपास हैं। तो लैम्बेंट का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो चमकीली तो है लेकिन बहुत ज्यादा गॉडी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट प्यारी सी रेडियंस है उस चीज के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर। जल्दी से बताएंगे दोनों लोग क्या कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है? एवरीवन जल्दी से बताएंगे कि क्या दिख रहा है आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से सभी के सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। एवरीवन जल्दी से बताएंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं ये नहीं पता, बट ये बात तो तय है कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, दोनों लोग चिल्ला रहे हैं। और चिल्लाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर मचता है और उसे ही कहते हैं क्लैमर। शोर मचाना, चिल्ला चिल्ला के शोर मचाने को क्या कहते हैं, क्लैमर कहते हैं। A loud and confused noise, especially that of people shouting। अगर लोग बहुत ज्यादा चीख रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कियोस है, नॉइज है, कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं क्लैमर। सिनोनिम समझते हैं। बहुत ज्यादा नॉइस है, रैकेट है, रकस क्रिएट हो गया है, अपरोर है, कमोशन है, टर्मोइल है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सब लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा जनरली कब होता है, जब कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, आंदोलन कर रहा हो, किसी बात के खिलाफ हो, तो कैसे लोग शोर मचाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको हम क्लैमर कह सकते हैं। या जनरली आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग चीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि क्लास में एक एग्जाम पेपर आया है और जो पेपर के क्वेश्चंस है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं। जनरली ये होता है, शोर मचाने लगते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। और सब जब एक साथ चीखते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है। और उसी नॉइस और रकस को हम कहते हैं द वर्ड क्लैमर। क्योंकि एक्शन की बात हो रही है, शोर मचाने की बात हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, वो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा हमारा
वर्ब। आगे समझते हैं। एंटोनिम्स ऑपोजिट क्या होंगे? बहुत ज्यादा चीखना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसका ऑपोजिट होगा एकदम शांति। बहुत ज्यादा साइलेंस है, क्वाइटनेस है, काम है या स्टिलनेस है, एकदम शांति है, कोई चीख नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, हर तरफ क्या है? एकदम सेरीन, एकदम शांत सा, पीसफुल सा एटमॉस्फेयर बना है, ट्रैंक्विलिटी है अगर, तो वो क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड क्लैमर। ठीक है, आगे समझते हैं। द क्लैमर ऑफ द प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द बिल्डिंग कुड बी हर्ड फ्रॉम इनसाइड। तो जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने लोग आंदोलन कर रहे थे बिल्डिंग के बाहर, उनकी आवाजें अंदर तक आ रही थी। मतलब सोचिए कि वो लोग कितना तेज तेज चिल्ला रहे होंगे। जनरली जब प्रोटेस्ट होते हैं, लोग किसी चीज के खिलाफ होते हैं, आंदोलन करते हैं, गुहार लगाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं ताकि उनका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सके, एक प्रेशर वो बिल्डअप कर सके किसी अथॉरिटी, गवर्नमेंट या जो भी उनके अगेंस्ट है, जिसके अगेंस्ट वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक कह सकते हैं, कह सकते हो एक पूरा वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, इसके लिए वो चिल्लाते हैं। तो अगर कहीं बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और क्योटिक सी सिचुएशन है, तो उसे हम कह सकते हैं द वर्ड क्लैमर। क्लियर हो गया? समझ आया सभी को ये वर्ड? जल्दी से एक बार बता देंगे एवरीवन, समझ आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज सेडुलस। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे एक क्यूट सा कैरेक्टर है जो कैसा क्या काम कर रहा है, क्लियरली लिखा है वर्क हार्ड, मेहनत करो। ये बात सच है ना? इसको आपको एज अ लेसन लेना चाहिए। और वर्क हार्ड से मुझे याद आया कि जल्दी से बताएंगे कि क्या आप सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। प्लीज आलस मत दिखाइएगा, सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, देखो पीडीएफ है, वो बात बिल्कुल सही है, पीडीएफ एक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन आपको नोट डाउन करना चाहिए क्योंकि आप अपने तरीके से लिखते हो, आपको याद रहता है। वोकैबुलरी इज समथिंग कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो या तो तब आती है, या थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करो तब आती है। सेडुलस, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी सेडुलस यानी बहुत ज्यादा मेहनती और परिश्रमी होने की जरूरत है। जैसे ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस लैपटॉप पे काम कर रहा है और देखो एप्पल का लैपटॉप है और सिंबल देखो एप्पल का, है ना? तो समझते हैं सेडुलस वर्ड को, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, बहुत ज्यादा परिश्रमी हो, बहुत मेहनत से लगन से काम करता हो, डिलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो। डिलिजेंट का मतलब क्या होता है? डिलिजेंट का मतलब होता है कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, बहुत लगन से काम करता हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सेडुलस। आगे समझते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे असीडुअस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट एंड परसीवरिंग। इन सभी वर्ड्स में से अगर मेरे हिसाब से आप समझिए, डिलिजेंट तो एक कॉमन वर्ड है, परसीवरिंग, इंडस्ट्रियस और असोडियस ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। असोडियस कोई ऐसा इंसान जो दिन रात एक करके मेहनत करे, इंडस्ट्रियस कोई ऐसा इंसान जो बहुत मेहनत करता हो, परसीवरिंग कोई ऐसा इंसान जो लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहता हो, कंटिन्यूअसली काम करता हो। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड सेडुलस। एंटोनिम्स क्या होंगे? जल्दी से आप बताइए, क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स एवरीवन? जल्दी से आंसर करेंगे कि क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कोई ऐसा इंसान जो लापरवाह हो, केयरलेस हो, लेथार्जिक हो, जो जनरली बहुत मेहनत से काम ना करता हो, लेजी हो, आइडल हो। या तो वो आलसी है या फिर वो खाली है, वो बिजी नहीं है, वो काम नहीं कर रहा। वो सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। और क्लियरली दिख रहा है कि सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन कैसी है? सारे के सारे एंटोनिम्स की टोन नेगेटिव है, सारे के सारे सिनोनिम्स और वर्ड की टोन पॉजिटिव है। सेंटेंस की बात करें तो हर सेडुलस एफर्ट्स paid off when she was promoted to manager
आफ्टर ओनली अ ईयर एट द कंपनी, एक ही साल हुआ था कंपनी में काम करते हुए, लेकिन फिर भी उसके मेहनत का ही फल है, उसके मेहनत का ही रिजल्ट है कि उसे मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया सिर्फ एक ही साल के अंदर। तो आपको भी इसी तरीके से बहुत ही डिलिजेंटली अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ठीक है। देखो हर एक वर्ड के बाद, हर 2-3 वर्ड के बाद मैं आपको ये बात कहती हूँ कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि अभी कर लोगे तो बहुत ज्यादा सुकून होगा लाइफ में। आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक ईडियम जो कहता है फेस द म्यूजिक। क्या मतलब होगा, जल्दी से अब आप बताएंगे कि क्या मतलब होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर ईडियम, दैट इज टू फेस द म्यूजिक। जल्दी से बताएंगे क्या मतलब होगा ऑफ द इडियम टू फेस द म्यूजिक। सभी लोग आंसर करेंगे, एवरीवन। चलिए, टू फेस द म्यूजिक, पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बच्चा है जिसे जनरली ऐसा लग रहा है कि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे तरीके से क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन, फेस द म्यूजिक, यानी कि कुछ ऐसा है जो आपने गलत किया है और उसकी पनिशमेंट या रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अपने कर्मों का फल खुद ही भरना पड़ता है। तो टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उन्हें फेस करना, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना, अपने गलत कामों की सजा मिलना, अगर उसकी बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, वो मीनिंग हो जाएगा ऑफ द इडियम, दैट इज टू फेस द म्यूजिक। यानी किसी भी चीज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, आपसे कोई गलत काम हो गया और अब आपको उसके लिए सुनाया जा रहा है, दैट इज टू फेस द म्यूजिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी किसी से कहना कि तुमने ये गलतियां की हैं, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तुम ही इन चीजों के लिए जिम्मेदार हो, बियर द ब्रंट, यानी जो भी चीजें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है, तुम ही जिम्मेदार हो, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, बच के निकल जाना, अवॉइड कर देना, इवेड कर देना, एस्केप कर देना, बच के निकल जाना। कोई आपकी नेगेटिव बातों के लिए क्या कर रहा है, आपको सुना रहा है, आपको बता रहा है कि आपने क्या गलत किया और आप उससे जैसे तैसे बच के निकल रहे हो, वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस की बात करें तो आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम ही हैड टू फेस द म्यूजिक एंड एक्सेप्ट द डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय द स्कूल, क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में चीटिंग करते हुए पाया गया था, उसे बहुत बुरी तरीके से डांट पड़ी, बहुत बुरी तरीके से उसे पनिशमेंट फेस करना पड़ा। उसके बाद जो डिसिप्लिनरी, जो कह सकते हैं जो लीगल एक्शन, लीगल तो नहीं खैर ये कह सकते हैं, वैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो लीगल एक्शन ही होगा, अदरवाइज जो भी एक्शन लिया गया उसके खिलाफ उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ही हैड टू फेस द म्यूजिक बाय द स्कूल, और उसके बाद फैमिली एक्सेट्रा तो होगा ही। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है और अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो रिजल्ट है, जो पनिशमेंट है, वो आपको झेलना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड हियर गोज द लास्ट इडियम फॉर टुडे। व्हाट इज इट, इट सेज टॉक थ्रू वंस हैड, इट सेज ऑल टॉक। क्या मतलब है, जल्दी से बताओ, टॉक थ्रू वंस हैड क्या मतलब होगा इसका, एवरीवन, टॉक थ्रू वंस हैड, जल्दी से बता देंगे। चलिए तो बताते हैं क्या मतलब होगा। ऐसे लग रहा है यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई इंसान बस बग 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 करे जा रहा है। टू स्पीक विदाउट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, टू मेक फॉल्स और एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। अगर आप बिना नॉलेज की कोई बात कह रहे हो, बिना समझे कोई बात कह रहे हो, झूठी बात कह रहे हो, या एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा के कोई बात बेमतलब की बता रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज टू टॉक थ्रू वंस हेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं, बिना मतलब के बोलते हैं, बिना उस बात की नॉलेज हुए बोलते हैं, है ना, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अगर, तो दैट इज टू टॉक थ्रू वंस हेड। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, टू टॉक नॉनसेंस एंड ब्लैबर, यानी बड़बड़ाना बेमतलब का, ये क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो टू स्पीक विद नॉलेज, नॉलेज के साथ बोलना, थोड़ा बोलो बट सही बोलो, नहीं पता है तो मत बोलो लेकिन जो बोलो सही बोलो, सच बोलो, या फिर बी वेल इन्फॉर्म्ड, दैट मीन्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो उस चीज के बारे में, तो वो भी क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि ईडियम की टोन प्योरली नेगेटिव, सिनोनिम्स की टोन नेगेटिव और सभी एंटोनिम्स की टोन प्योरली पॉजिटिव है।
सेंटेंस देख लेते हैं. He claimed to be an expert in finance, but when asked to explain basic financial concepts, he was clearly talking through his hat. यानी उसने तो ये दावा किया था कि वो एक्सपर्ट है फाइनेंस में, उसे सब कुछ पता है. एक्सपर्ट है तो भाई नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन जब उसे बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया, उसे वो तक नहीं आते थे. एंड ही वॉज क्लियरली टॉकिंग थ्रू हिज हैट, यानी वो उल्टी सीधी बातें बता रहा था, बिना नॉलेज के बता रहा था, कुछ ऐसी बातें बता रहा था जिसमें उसको नॉलेज नहीं, बस ऐसा लग रहा था ही वॉज जस्ट सेइंग समथिंग, टॉकिंग थ्रू हिज हैट, या फिर ऑल टॉक जैसे कहा गया ना कि बकवासी बातें कर रहा था, ऐसा पता चल गया. तो टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब होता है बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के झूठी, गलत या फिर बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना. क्लियर हो गया? जल्दी से बताएंगे कि क्या आपको सारे के सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और बाकी सारी चीजें डिटेल्ड तरीके से समझ आई? एवरीवन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन की तरफ, वेयर आई विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू यू ऑल एंड यू ऑल विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ देम विद मी. तो जल्दी से सभी के सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे शैल वी बिगिन. जल्दी से सब लिख देंगे लेट्स बिगिन. एवरीवन, शैल वी बिगिन द सेशन ऑफ टेस्ट योर नॉलेज? जल्दी से बताएंगे एवरीवन. चलिए तो शुरू करते हैं हमारा टेस्ट योर नॉलेज का सेक्शन, जहां फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है. हेस्टी, हेजिटेट, हैजर्ड या फिर हेजी? जल्दी से बताएंगे एवरीवन. चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, दैट इज टू हेजिटेट. हेस्टी, हेस्टी का मतलब होता है हेस्ट, जिसका मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को जल्दी जल्दी करना. बट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, दैट इज हेजिटेट. ठीक है. हैजर्ड का मतलब है हम किसी नुकसान वाली चीज की बात करें, कोई चीज पेरिलस है, प्रॉब्लमेटिक है. हेजी का मतलब होता है कैसा दिख रहा है, सब चीजें धुंधली सी दिख रही हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर चीज कैसी है, धुंधली सी दिख रही है. हेजिटेट का मतलब क्या होता है? हेजिटेट का मतलब है आप हिचकिचा रहे हैं किसी चीज को कहने के लिए, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है हेजिटेट. तो एच के बाद ई आएगा, ए नहीं आएगा. तो हेजिटेट की ये स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, एच के बाद ए नहीं, एच के बाद ई आएगा. सो दस सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गैदर? चीजों को गैदर करना. ठीक है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, डिस्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट या फिर डिस्प्ले? जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे. व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गैदर? कहते हैं ना कि आज इतने लोगों की गैदरिंग है, 100 लोगों की गैदरिंग है हमारे घर पे. ठीक है, तो गैदर का मतलब क्या होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना चीजों को. गैदरिंग का मतलब है कि कितने लोग हैं वहां पे. डिस्पर्स ही करेक्ट आंसर और एंटोनिम हो जाएगा. डिस्पर्स यानी फैल जाना, गैदर यानी टू कलेक्ट, इकट्ठा करना. डिस्पर्स का मतलब होता है टू स्प्रेड आउट, फैल जाना. डिस्ट्रैक्ट करना, डेविएट करना, किसी चीज पर फोकस ना कर पाना. डिस्प्यूट कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरल है, कोई लड़ाई है, कोई इशू है. डिस्प्ले चीजें कैसी दिख रही हैं सामने, वो हो जाएगा डिस्प्ले. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, दैट इज डिस्पर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनगल्फ? एनगल्फ वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे एवरीवन. एनगल्फ वर्ड का सिनोनिम बताना है आपको. कर दिया सभी ने आंसर? चलिए, तो एनगल्फ का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं. एनगल्फ वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को सराउंड कर लेना, ढक लेने के सेंस में हम यूज करते हैं. और इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा हमारा सेकेंड, दैट इज एनवेलप. ठीक है. एंटैंगल करना, चीजों को क्या कर देना, उलझाने की बात करें. एनक्रोच करना, कहीं पर कब्जा कर लेना. एनश्राइन, जनरली होली प्लेसेस की बात करते हैं, पवित्र स्थानों की बात करते हैं. बट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, दैट इज एनवेलप. नेक्स्ट बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रैग? रेस्ट, रश, पुश या फिर पुल? जल्दी से आंसर कर देंगे. क्या हो जाएगा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टू ड्रैग समथिंग?
ड्रैग वर्ड का करेक्ट सिनोनिम बताएंगे सभी। चलिए देखते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज टू पुल समथिंग। पुश अपनी तरफ खींचना, ठीक है। पुश का मतलब है अवे करना, पुल का मतलब है अपनी तरफ खींचना, ड्रैग का मतलब ही होता है खींचना, तो पुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रश मतलब बहुत जल्दी है, रेस्ट यानी हम आराम की बात करें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, दैट इज टू पुल। नेक्स्ट बताएंगे कॉमिक वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अम्यूजिंग, एब्सर्ड, ऑकवर्ड या फिर ट्रैजिक। जल्दी जल्दी बताएंगे। What is the correct antonym of the word comic? कोई चीज कॉमिक है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? वेरी इजी, जल्दी से आंसर कर देंगे। कॉमिक वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, दैट इज ट्रैजिक। कोई चीज कॉमिक है, कोई चीज ट्रैजिक है, ठीक है। कॉमेडी या कॉमिक की बात करें, कोई चीज फनी है या उसकी हैप्पी एंडिंग हो रही है। ट्रैजिक या ट्रेजेडी यानी उसमें कोई नेगेटिव एंडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल हीरो की डेथ हो गई, सेंट्रल कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट की डेथ हो जाना, या कोई चीज बुरी हो जाना, उसे ट्रैजिक या ट्रेजेडी कहते हैं। ऑकवर्ड है, बहुत ही अजीब सी है। एब्सर्ड है, वियर्ड है कोई चीज। अम्यूजिंग है यानी कोई चीज फनी है या लाफ्टर इवोक कर रही है, उसकी बात करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, दैट इज ट्रैजिक। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बटरफ्लाइज इन द स्टमक? बीइंग एंग्री, हंग्री, एक्साइटेड और नर्वस। जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बटरफ्लाइज इन द स्टमक? एवरीवन, जल्दी से आंसर कर देंगे। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक का मतलब होता है नर्वस होना। वैसे एक्साइटेड भी लगता है, लेकिन अगर कभी आपको एक्साइटेड और नर्वस एक साथ लिखे तो आप बोलोगे बीइंग नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस होना, गुस्सा होना, भूख लगना, एक्साइटेड होना या नर्वस होना। देखो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस एक्चुअल में दो ऐसी चीजें हैं जो जनरली एक साथ आती है। अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो उसके लिए हमेशा साथ आती है, लेकिन जब आपसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक पूछेगा तो आप बोलोगे टू बीइंग नर्वस, यानी आप कैसे हैं, नर्वस फील अगर कर रहे हैं, दैट इज बटरफ्लाइज इन द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर फेमस, नो लॉन्गर इन साइट, साइट का मतलब दिखना, या नो लॉन्गर यंग। क्या हो जाएगा द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस ईडियम? जल्दी जल्दी बता देंगे। आउट ऑफ द वुड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, दैट इज नो लॉन्गर इन ट्रबल। अब आप वुड्स से बाहर है। वैसे वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड का मतलब होता है लकड़ी, बट वुड्स जब आप बात करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। आउट ऑफ द वुड्स यानी अब आप किसी परेशानी से बाहर निकल चुके हो, अब आप ट्रबल में नहीं हो, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट बताएंगे, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट है, कोई बहस है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो उसे क्या कहेंगे? वैल्यूअर, ब्रोकर, आर्बिट्रेटर या ऑडिटर। जल्दी से आंसर कर देंगे एवरीवन। एक ऐसा इंसान जिसे दो पार्टीज ने अपॉइंट किया है कि उनके बीच का जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दिया जाए। द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर क्या करेगा? दोनों के झगड़े को, दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ऑडिटर जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में स्टडी करे या उसकी बारे में इंक्वायर करे, वो चीजें देखे। ब्रोकर जनरली हम किसकी बात करते हैं? जब हम कोई घर लेने जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो बीच में ब्रोकर होते हैं जो क्या करते हैं, हमें सामान या फिर कह सकते हो कोई फ्लैट या घर, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसी चीजें लेने में आसानी करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कमीशन, थोड़ा सा पैसा चार्ज करते हैं। वैल्यूअर जो किसी चीज की वैल्यू बताए कि ये चीज की एक्चुअल वर्थ यानी कीमत कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वैल्यूएबल। पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ही रहेगा, दैट इज आर्बिट्रेटर। समझ आया सभी को? तो चलिए यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस और बढ़ते हैं हमारे रीडिंग स्किल की तरफ, जिसमें आज का हमारा पैरा जंबल है ये। आपको अगेन 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं और इसे आपको अरेंज करना है। क्या कहता है? इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक इन द वेस्ट। यूएस ए
consists of 50 states including Alaska and Hawaii, या the United States of America is the fourth largest country in the world? अब आपको ही मुझे आज बताना है, आज मैं आपके साथ सॉल्व नहीं करूंगी। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का है वो आपका है ये, तो आप आंसर में जब कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं तो आप 1 करके इसका आंसर करेंगे और 2 करके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं साइड हो रही हूँ, जल्दी से सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट सेज व्हाट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम टर्न्ड इनटू अ डेंजरस एक्सपीरियंस फॉर 1300 पैसेंजर्स ऑन अ क्रूज शिप ऑफ the coast of Norway. The Norwegian government decided to evacuate the passengers with the help of helicopters. The ship broke down in rough seas and high-speed winds caused it to rock heavily from side to side. From the first 371 evacuated passengers, 17 had to be taken to hospital. अब इसका भी arrangement आपको बताना है, ठीक है? चलिए जल्दी सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे everyone. ओके, सो हेयर इज गोज, और यहीं पे हम हमारा आज का सेशन करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। हम मिलेंगे कल फिर से शार्प एट 12:30 इन द आफ्टरनून। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.